आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेने वाले हैं और वह विषय है मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास। एक प्रकार से मौर्य साम्राज्य से आपका जुड़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य जैसे आप जानते हैं आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, दो दृष्टियों से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो इसके जो टॉपिक हैं वो आपके एग्जाम के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। अब चाहे ये मगध साम्राज्य का उद्भव है, जो साम्राज्य आया है उसका नेचर है, या अशोक का धम्म, उससे जुड़े हुए जो विषय हैं, मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य की कला, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर आपको बात करना है। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है यहाँ से जुड़े हुए इतिहास लेखन के नए विचार। जैसे हमने आपको बताया है कि ज़्यादातर विषयों में या आपको हर एक टॉपिक में इतिहास लेखन की दृष्टि से उस टॉपिक को देखना होता है। हर एक टॉपिक में कुछ ऐसी बातें हैं जो बदलते हुए इतिहास लेखन से जुड़े हुए हैं, उनको आपको समझना है। अब जैसे आपका टॉपिक है मगध का उदय एवं विकास, तो इतिहास लेखन की कौन सी बात यहाँ से जुड़ी हुई है जिसको आपको अपने एग्जाम में लिखना है, मेंस में लिखना है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे ही जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, उसकी प्रकृति की बात करेंगे, तो हिस्टोरियोग्राफी की तमाम नई नई अवधारणाओं को आपको जानना होता है अच्छे नंबर पाने के लिए। अशोक का धम्मा, वहाँ से भी नए नए विचार जुड़े हुए हैं, पतन, वहाँ से भी नए विचार जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय हो जाता है। आज हम इस क्लास में मगध साम्राज्य का जो उदय है उसके बारे में बात करेंगे, उसके विकास के बारे में बात करेंगे, और उससे जुड़ी हुई जो इतिहास लेखन की बदलती हुई अवधारणा है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो आज का टॉपिक है मगध, आज का टॉपिक है आपका मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास, राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर, ये आपका विषय है। मगध साम्राज्य, अब ये जो मगध है, आपने महाजनपद में भी काम किया है, मगध महाजनपद, और वो एक साम्राज्य के रूप में आता है। यानी सामान्य रूप से ये टॉपिक आपका मौर्य साम्राज्य से जुड़ जाता है, जाकर के मौर्य साम्राज्य से जुड़ जाता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जैसे ये आपका विषय है मगध साम्राज्य का उदय, तो इसमें किन किन बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे उसको पहले हम देख लेते हैं। टॉपिक आपका है मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास, ये आपका टॉपिक है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर, ये आपका विषय है। अब यहां पर जो साम्राज्य है उसके बारे में आपका जो विचार है, आपकी जो अवधारणा है, वो ठीक ठीक होनी चाहिए। साम्राज्य है क्या, उसकी अवधारणा क्या है, उसको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत होती है। तो पहले तो यही बात करेंगे कि साम्राज्य, इसका अर्थ क्या है। मगध साम्राज्य का उदय, उसके बाद ही हम बातचीत कर पाएंगे। तो सबसे पहले साम्राज्य के बारे में कौन सी बात आपको दिमाग में रखना है, एक अलग से विषय तो नहीं है, लेकिन हर एक टॉपिक में आपको एंशिएंट में, हर एक पोर्शन में, मेडिवल में, मॉडर्न हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में साम्राज्यवाद शब्द ये आएगा, तो साम्राज्य को थोड़ा समझना ज़रूरी है। इसके बाद ये जो टॉपिक आपका है मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास, तो इस उदय का अर्थ क्या है, ये जो टॉपिक है इसका अर्थ क्या है। इस टॉपिक का अर्थ क्या है, यानी हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। मगध का उदय एवं विकास, इसको हम किन अर्थों में लेंगे और उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, इसकी बात हम करेंगे।
इसके बाद हम ये जो उदय एवं विकास है, कैसे उदय हुआ है, कैसे विकास है, इसके कारणों की चर्चा करेंगे। और कारण के संदर्भ में ही जब इनके कारणों की बात करेंगे तो यहाँ से इतिहास लेखन के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनकी बात हम करेंगे, यानी इतिहास लेखन की जो नवीन अवधारणाएं हैं, नवीन अवधारणाएं, उनकी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के आलोक में ही हम मगध साम्राज्य के उदय एवं विकास के कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो ये लास्ट में हम इस क्लास में ये बात करेंगे कि जो मगध साम्राज्य आया है और इसका जो चरम बिंदु है जो आपको दिखाई पड़ेगा मौर्य साम्राज्य के रूप में अशोक के काल में, तो वो जो साम्राज्य आया है उसका नेचर क्या है, किस प्रकार का साम्राज्य है ये, इसकी प्रकृति क्या है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। साम्राज्य जैसे सामान्य रूप से ये बात दिमाग में आती है, बच्चों से जब भी हमने बात किया है कि साम्राज्य किसे कहते हैं, तो सामान्य रूप से वह किसी भी ऐसे शासक को जो सम्राट की उपाधि धारण करता है उसके राज्य को साम्राज्य मान लेते हैं। यानी एक धारणा ये होती है साम्राज्य के संदर्भ में कि जो शासक है वो सम्राट की उपाधि धारण करता है, यानी एक व्यक्तिपरक अवधारणा जिसमें अगर कोई शासक सम्राट की उपाधि धारण करता है तो उसे हम साम्राज्य मान लेते हैं। लेकिन इस प्रकार की अवधारणा मानना ये उपयुक्त नहीं होगा। साम्राज्य की जो अवधारणा है, एम्पायर की जो कॉन्सेप्ट है, वो पश्चिम का कॉन्सेप्ट है। आप समझते हैं ये यूरोपीय अवधारणा है, यूरोपीय अवधारणा है। आपने यूनान का साम्राज्य पढ़ा होगा, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, तो रोमन एम्पायर, तो एम्पायर की अवधारणा वहां से जुड़ी हुई है। सामान्य रूप से आप क्या बात समझेंगे साम्राज्य के बारे में, उसको थोड़ा सा समझ लें बहुत ही संक्षेप में। पहली बात तो आप ये समझेंगे साम्राज्य की अवधारणा के अंतर्गत कि एक ऐसा राज्य है जिसमें व्यापक रूप से बड़ी पैमाने पर विजय अभियान हो रहे हैं और इन विजय अभियानों के माध्यम से, यानी व्यापक रूप से युद्ध हो रहे हैं, युद्ध अभियान हो रहे हैं, विजय मिल रही है और एक विस्तृत साम्राज्य, उसमें एक विस्तृत राज्य हो जाता है। विजय के पश्चात बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल करके एक बड़ा राज्य शामिल हो जाता है। पहली बात तो ये मस्तिष्क में रखेंगे आप, यानी पहली बात आप रखेंगे कि व्यापक पैमाने पर व्यापक युद्ध अभियान और एक विस्तृत राज्य, एक विस्तृत राज्य, यानी सामान्य रूप से एक बड़े राज्य को, एक विस्तृत राज्य को ही आप साम्राज्य कहेंगे। और ये कैसे हमें प्राप्त हो रहा है, ये साम्राज्यवादी भावना के तहत प्राप्त हो रहा है। कोई शासक लगातार युद्ध अभियान करता है, बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान करता है, विजय हासिल करता है और वह एक विस्तृत राज्य की स्थापना कर लेता है, उसे ही साम्राज्य कहते हैं। दूसरी बात इसमें यह भी जुड़ी हुई है साम्राज्य में कि जैसे जब भी कोई बड़ा राज्य होगा, जब भी कोई बड़ा राज्य होगा तो विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जो साम्राज्यवादी शासक होता है वह इनके मध्य समन्वय करता है, इन पर नियंत्रण स्थापित करता है, कैसे भी शक्ति के माध्यम से, सेना के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से या अपनी नीतियों के माध्यम से। और इस संदर्भ में आपको देखेंगे हर शासक एक कोई विशेष प्रकार की नीति अपनाता है और ऐसी ही एक नीति अशोक लेकर के आता है। मगध साम्राज्य की पराकाष्ठा आपके यूपीएससी में एक प्रश्न आया है
मगध साम्राज्यवाद के विकास की बात आपसे पूछी गई है और वो जुड़ी हुई है अशोक तक। अशोक तक के का प्रश्न उसमें शामिल था कि मगध साम्राज्यवाद के विकास को, अशोक तक के विकास को दर्शाना था आपको वहाँ पर। तो वहाँ उन्होंने एक विशेष प्रकार की सांस्कृतिक नीति अपनाई। ऐसा ऐसा वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो एक बड़ा साम्राज्य था, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, उनके मध्य एकता स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना, यानी एक प्रकार से साम्राज्य में एकता का भाव लाना, यह भी धम्म का उद्देश्य था। तो एक सांस्कृतिक नीति भी लेकर आता है। तो दूसरा पॉइंट आप ये कहेंगे कि जो विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं, बड़ा राज्य होगा तो विभिन्न संस्कृतियां होंगी, उनके मध्य समन्वय, उनके मध्य समन्वय, उनके ऊपर एक नियंत्रण की नीति, उनके ऊपर नियंत्रण। तो कोई भी साम्राज्य होगा उसमें दो बातें आपको दिमाग पे रखना है। पहली बात तो ये है कि एक बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान हो रहे हैं और उसके माध्यम से एक विस्तृत राज्य की अवधारणा स्थापित हो रही है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के को जब आप अध्ययन करेंगे तो चक्रवर्ती सम्राट की बात होती है। चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो व्यक्तिपरक अवधारणा है, जिसमें कोई शासक सम्राट की उपाधि धारण करता है, वो एक संकीर्ण विचार हो जाएगा, संकीर्ण अवधारणा हो जाएगी। इसलिए आपको ठीक ठीक ढंग से साम्राज्य को समझना है। अब हमको ये देखना है कि मगध साम्राज्य का उदय, इसका अर्थ क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है, इसको समझना है। अब मगध साम्राज्य का उदय, जैसे आपने 600 बीसी के आसपास में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। 16 महाजनपदों को आप मैप में पहले देख लीजिए। ये आपके 16 महाजनपद है। 600 बीसी के आसपास में 16 महाजनपद आपको दिखाई देते हैं और उसमें एक आपका मगध है। ये आप क्षेत्र देखिए, ये मगध है, ये मल्ल है, ये वज्जी है, ये अंग है, काशी है, कौशल है, पांचाल है, कुरु है। ऐसे 16 महाजनपद हैं जिन पर आपने काम किया है। अवंती है, चेदी है, ऐसे। तो ये सब जो है आप हैं, इसमें मगध आप देखिए, मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास। तो ये जो मगध महाजनपद है, जब हम कहते हैं मगध साम्राज्य का उदय, तो मगध जो महाजनपद है वो कैसे एक बड़ा राज्य बनता है, कैसे वो साम्राज्य बनता है, इस बात को आपको समझना है। राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगधा एम्पायर, कि मगध महाजनपद कैसे एक साम्राज्य बनता है। आप देखिए, ये छोटा सा भाग है और आगे थोड़ा सा देखिए, ये आपका अपनी चरम सीमा पर जब आता है, ये मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी 265 बीसीए, यानी अशोक के समय में जब पराकाष्ठा पर होता है, तो उसकी सीमाएं ये हैं। एक छोटा सा महाजनपद कैसे एक बड़ा राज्य, एक विस्तारित राज्य, कैसे साम्राज्य बन जाता है और मौर्य साम्राज्य के समय में उसकी पराकाष्ठा हमको दिखाई देती है। इसी के विकास की कहानी हमको अध्ययन करना है यहाँ पर। तो दूसरा जो पॉइंट आपका था, हमने कहा मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास। तो इसका अर्थ ये है कि मगध महाजनपद कैसे एक बड़ा राज्य बनता है, कैसे साम्राज्य बनता है, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। अब हम लोग बात करेंगे, उसके कारणों की बात करेंगे, कैसे ये मगध महाजनपद, कैसे एक साम्राज्य बनता है, उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को करने से पहले इतिहास लेखन का ये जो इसमें उपयोग है, उसकी अवधारणाओं से संबंधित बातें हैं, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे आरंभ में इतिहास की तैयारी कैसे करें, आपको जो पहला लेक्चर हमने उपलब्ध कराया है,
क्लास के माध्यम से, और वो हमारे ऐप पर भी है। ऐप पर आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी उसको प्रोवाइड कर दिया गया है, फ्री लेक्चर था, आप वहाँ उसको देख सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया है कि इतिहास की अच्छी तैयारी करने के लिए आपको इतिहास लेखन का ज्ञान होना आवश्यक है। इतिहास के अध्ययन के विभिन्न उपागमों को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे अप्रोचेस हैं, उनको समझना ज़रूरी है। और ये आरंभ से ही, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के समय में व्यवस्थित तरीके से इतिहास लेखन शुरू होता है, तो इतिहास की साम्राज्यवादी धारा, राष्ट्रवादी धारा और मार्क्सवादी धारा, ये सब आपको समझना है। और उसके बाद बहुत सारी धाराएं जिनकी मैंने चर्चा की है, सबल्टन के बारे में मैंने बातचीत किया है, आधुनिक समय में कैसे इतिहास लेखन हो रहा है उसकी चर्चा हमने किया है, और तमाम अप्रोचेस, कंपोजिट हिस्ट्री की बात होती है, न्यू हिस्ट्री की बात होती है, सोशल हिस्ट्री की बात होती है, तो वो थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, जैसे आपको जब विषय लिखना होता है तो उसमें ये जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, इतिहास लेखन के जो दृष्टिकोण है, अध्ययन और लेखन का ये जो दर्शन है, इनके नाम आपको लिखने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना होता है कि कौन सी बात किस आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है, हिस्टोरियोग्राफी के किस फिलॉसफी से जुड़ी हुई है, किस वो दर्शन से जुड़ी हुई है, ये बात आपको समझना होता है। दूसरी बात ये भी आपको जानना होता है कि आज के इतिहास लेखन में कौन सी बात मानी जा रही है, किस में हमको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, ये बात भी आपको समझना होता है। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास, इसमें पहले क्या माना जाता था ये हम जानेंगे, और आज के समय में कौन सा दृष्टिकोण माना जा रहा है उसकी बातचीत हम लोग करेंगे। जैसे मगध के साम्राज्य के उद्भव की यदि आप पहले की बातें करें, इसमें थोड़ा सा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। मगध का उदय, इतिहास लेखन का दृष्टिकोण। अब इसमें पहले क्या था, पहले का है, पूर्ववर्ती क्या है, और वर्तमान का क्या है, इसको थोड़ा सा आपको देखना है, और मानना क्या है ये बात आपको समझना है। अब पहले का जो दृष्टिकोण है, पहले का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्ति पर आधारित दृष्टिकोण है, व्यक्ति पर आधारित दृष्टिकोण। पहले के इतिहास लेखन में ये बात कही जा रही है, यानी इस दृष्टिकोण में ये बात कही जा रही है कि मगध का उदय इसलिए हुआ कि मगध के शासकों ने बड़ी वीरता का काम किया है, साम्राज्यवादी नीति अपनाई है, महत्वाकांक्षी नीति अपनाई है। उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि जिससे मगध का उदय हुआ और उसका विकास हुआ, मगध महाजनपद एक साम्राज्य के रूप में आ सका, इस प्रकार की बात इसमें हुई है। यानी इस व्यक्तिपरक अवधारणा में जो मगध के शासक हैं, मगध के शासक उनको बहुत महत्व दिया गया। यानी मगध के उदय में इन शासकों ने जो नीतियां अपनाई हैं उनकी चर्चा ज्यादा होती थी, उनको प्राथमिकता दी जाती थी। यानी मगध के शासक की जो नीतियां हैं, अब नीतियों में जो साम्राज्यवादी नीति है उसकी चर्चा होती है। कहते हैं कि बिंबिसार ने अंग देश को जीत लिया, बड़ा महत्वाकांक्षी था, बड़ा वीर था, साहसी था, उसने अंग देश को जीता। और ऐसे ही फिर अजातशत्रु ने वैशाली को मिलाया, काशी को मिलाया, ऐसी बात हुई। नंद वंश ने के समय में महापद्म नंद ने अवंती को जीता। तो अगर ये साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाते, और इसकी चर्चा अशोक तक होती है, कलिंगा तक होती है, कि अगर इन लोगों ने साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाई होती तो उत्कर्ष कैसे होता, महाजनपद कैसे साम्राज्य बनता, इस प्रकार की चर्चा। और बहुत सारी नीतियों की चर्चा होती है इसमें, जैसे वैवाहिक नीति की बात होती है कि इनके उत्कर्ष में वैवाहिक नीति का बड़ा अपना योगदान है, इसकी चर्चा होती है।
इसमें आप देखेंगे कि बिंबिसार ने जो वैवाहिक संबंध किए हैं, आरंभ में जो वंश आया है हर्यक वंश, उसका जो शासक है बिंबिसार, उसने जो वैवाहिक नीति अपनाई है, उसने विवाह किया, कौशल राजकुमारी से विवाह किया, वैशाली की राजकुमारी से विवाह किया, मद्र देश की राजकुमारी से विवाह किया। इनसे इसको बहुत लाभ हुआ, इसलिए इसका उत्कर्ष हुआ। तो भूमिका रही होगी, अपना भूमिका है भी। अगर शासक साम्राज्यवादी नीति नहीं अपनाएगा तो कैसे विजय अभियान करेगा? अभी अभी हमने बताया है कि साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो दो बातें दिमाग में रखना होता है, बड़ी पैमाने पर विजय अभियान, बड़े पैमाने पर विजय, तभी एक छोटा राज्य बड़ा राज्य बन पाता है। और दूसरी बात जो आपको समझना है कि बड़े साम्राज्य में कैसे वह नियंत्रण स्थापित करता है, उसके लिए कैसे योजना बनाता है, कैसे नीतियाँ बनाता है, तभी एक साम्राज्य जो है, एक राज्य जो है, वो थोड़े समय या लंबे समय तक स्थायी रह सकता है, कैसे वो नियंत्रण स्थापित करता है। तो इन दोनों बातों का योगदान रहता है। इसके अलावा भी चर्चा होती है कूटनीतिक नीतियां अपनाई, और कूटनीतिक नीतियों में कहा गया कि बड़े उपहार वगैरह भेजे जो उस समय के राज्य थे, इस प्रकार की बात यहाँ पर होती है। लेकिन अब इतिहास लेखन में क्या है, इन बातों को, आज के इतिहास लेखन में क्या है, इन बातों को महत्व तो दिया जाता है लेकिन कम। इनका योगदान था, लेकिन इस योगदान के लिए ज़रूरी है कुछ ऐसी परिस्थितियों का होना, कुछ ऐसी भौतिक परिस्थितियों का होना जिसके आधार पर ही मगध का उत्कर्ष संभव था आज के इतिहास लेखन में। तो वर्तमान इतिहास लेखन में क्या है, वर्तमान इतिहास लेखन में भौतिक परिस्थितियों को बहुत महत्व दिया जाता है कि भौतिक परिस्थितियां, अब मान लेते हैं कि आप बहुत ही साम्राज्यवादी नीति अपनाते हैं, आप बहुत वीर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन सेना कहाँ से आएगी, उनके उनके लिए रसद सामग्री कहाँ से आएगी, हथियार कहाँ से आएंगी। तो कुछ ऐसी भौतिक परिस्थितियां होना आवश्यक हो जाता है जिससे ये सुदृढ़ता हो। राज्य में यदि सामान्य रूप से शांति नहीं रहेगी, सब लोग उसमें अच्छे ढंग से नहीं रह पाएंगे, तो आगे विजय की बात कैसे मन में आएगी। तो इस प्रकार भौतिक स्थितियों का बड़ा योगदान है, भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा योगदान माना गया है आज के इतिहास लेखन में। और खास तौर से ये जो अप्रोच आया है, आपने इतिहास की जो मार्क्सवादी धारा पढ़ी है उससे ये जुड़ी हुई है, और इसमें ये लगभग सर्वमान्य है कि इसी महत्व को विशेष बल दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इतिहास लेखन की जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसी को आपको महत्व देना है। अब मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन आपको अलग से करना है। हिस्टोरियोग्राफी में एक एक जो धाराएं हैं, सबका विस्तार से अध्ययन करना है, सबके बारे में आपको बहुत विस्तार से जानना है। उसी में मार्क्सवादी धारा, यहाँ मैं ब्रीफ में कर दूं अगर किसी छात्र ने ना समझा हो इस विचारधारा को, कि इनकी जो व्याख्या है उस व्याख्या में अर्थ को आधार माना जाता है, इकोनॉमी को आधार माना जाता है, और इकोनॉमी को आधार मान करके, उसको बेस मान करके ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है। यानी मार्क्सवादी विचारधारा में जो बेस है वो इकोनॉमी है। यानी जैसे जैसे उत्पादन और उत्पादन के साधन बदलेंगे वैसे ही समाज में बदलाव आएंगे, वैसे ही राजनीति में बदलाव आएंगे, और वैसे ही कल्चर में भी बदलाव आएंगे, यानी धर्म, दर्शन, कला भी बदलती जाएगी। इस प्रकार की व्याख्या है। यानी ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा समाज है, राजनीति है, हमारी संस्कृति है, जिसमें धर्म दर्शन भी सब जुड़ा हुआ है, वो सब इसी से गवर्न होगा। यानी महत्वपूर्ण है इकोनॉमी, इसका बड़ा योगदान है। तो ये जो नया अप्रोच आया है उसमें इस भौतिक परिस्थितियों में, और ख़ास तौर से जो वहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उनको बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो आप करेंगे क्या? आप जब भी मगध साम्राज्य का उद्भव लिखेंगे और उसके विकास की बात करेंगे
तो उसमें आप सबसे ज़्यादा महत्व अपने लेखन में किन बातों पर देंगे? भौतिक परिस्थितियों पर ही आप ज़्यादा बल देंगे अच्छे नंबर पाने के लिए। और इनको भी शामिल करना है, इनको भी शामिल करना है। आपको पहले ही हमने बताया है कि इतिहास में बहुत सारी धाराएं मिलेंगी और आप एक समन्वय करेंगे। वर्तमान में जो विचार ज़्यादा माने जा रहे हैं, जिनको वेटेज ज़्यादा दिया जा रहा है, जिनके बारे में अधिकांश इतिहासकार सहमत हैं, उन बातों को हम प्राथमिकता देंगे और शेष बातों को हम समन्वय करते हुए दूसरे विचार को भी महत्व देते हुए उसको बाद में हम लेखन में लाएंगे। बहुत संसाधन है, लेकिन अगर महत्वाकांक्षी योजना नहीं होती, महत्वाकांक्षा नहीं होती, तो संसाधनों का प्रयोग कैसे होता? इसलिए दोनों बातों को हमको समन्वय करना है। अच्छे नंबर पाने के लिए इतिहास लेखन के इस दृष्टिकोण को महत्व हमको देना है और उसके बाद इन बातों की चर्चा हम करेंगे। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि ये जो राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर है, उसके कारण क्या है, उसके कारण क्या है उसको हम समझेंगे। तो यहां पर आप देखिए, जैसे हमने आपको बताया है कि मगध जो है वो एक महाजनपद था, एक महाजनपद है। और ये एक महाजनपद कैसे एक राज्य और कैसे ये साम्राज्य बनता है? तो उद्भव का अर्थ है मगध महाजनपद का एक कैसे साम्राज्य के रूप में विकास होता है, इस बात को आपको समझना है। 600 बीसी में आपने देखा, 600 बीसी में जैसे चर्चा मैंने अभी किया है, विस्तार से आपको अध्ययन करना है। ये महाजनपद आते हैं, महाजनपद, और इन महाजनपदों में जो शक्तिशाली महाजनपद अंततः बसते हैं वो उसमें काशी है, कौशल है, वत्स है, अवंती है और मगधा है। अंत में क्या होता है कि इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है, अवंती और मगध के मध्य संघर्ष होता है और इसमें मगध जो है वो विजयी हो जाता है। ये जो मगध है, महाजनपद है, इसके पहले की अगर थोड़ी सी पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो आपने देखा कैसे ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल यानी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, वहां पर आपने सबसे बड़ी, आप इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। 1000 बीसी, 1000 बीसी, और कैसे यहां पर जन आता है। जन यानी एक कबीला। अभी क्या है, ऋग्वैदिक समाज में कबीलाई जीवन था, लोग अपने पशुओं को चरा रहे हैं, एक स्थान पर जब वो बसते हैं और जब वहाँ चारागाह समाप्त हो जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति है वहाँ। तो जन, इसके बाद आपने देखा कि जब 1000 बीसी के बाद स्थिति पैदा होती है तो अब एग्रीकल्चर आ जाता है, कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है, और लगभग ये वही समय है जब लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका है धीरे धीरे। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि जैसे अक्सर विद्यार्थी लिख देते हैं कि 1000 बीसी में लोहे का प्रयोग, कृषि में अधिकाधिक प्रयोग, कृषि का अधिशेष की स्थिति में आ जाना, ये बात आज के हिस्टोरियोग्राफी में प्रामाणिक नहीं है। लोहे का प्रयोग तो शुरू हुआ है, लेकिन लोहे का जो बड़े पैमाने पर प्रयोग है वो लगभग 500-600 बीसी के बाद ही दिखाई देता है। आरंभ में ये उपकरणों के रूप में, औजारों के रूप में, हथियारों के रूप में प्रयोग हुआ और धीरे धीरे कृषि में विकास शुरू हुआ और बड़े पैमाने पर उपयोग ये बाद में ही दिखाई देता है। तो 1000 बीसी में एक नई स्थिति आती है, एग्रीकल्चर की शुरुआत हो जाती है, और एग्रीकल्चर के लिए समाज में स्थिरता का होना जरूरी है। अब ये जो जन है वो एक स्थान पर बस जाता है,
चूंकि एग्रीकल्चर है वहाँ समय लगेगा तो वो बस जाता है, और जहाँ वो बस जाता है उसे कहते हैं जनपद। वो वहाँ पर अपना भूमि साफ करता है, टेक्नोलॉजी लगातार इम्प्रूव कर रही है, जो पाषाण उपकरण हैं, अब लोहा भी आ गया है, तो जंगलों को साफ करना आसान हो गया है। बड़े क्षेत्र बनने लगते हैं, वहाँ भूमि साफ करके ये लोग बसने लगते हैं, और जब वहाँ बसने लगते हैं तो उसके प्रति एक लगाव हो जाता है, भूमि के प्रति एक लगाव हो जाता है, और यहीं से जनपदीय राज्यों का अस्तित्व शुरू हो जाता है। जनपदीय राज्य, टेरिटोरियल स्टेट की अवधारणा शुरू हो जाती है। ये राज्य है, ये मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हम जनपद कहते हैं। यहाँ धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य का जब अधिशेष पैदा हुआ तो व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य से लोग आपस में मिले, सांस्कृतिक विकास शुरू हो जाता है। जनपद में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगती है, लोग सुरक्षा के उपाय करने लगते हैं, बाजार का विकास होने लगता है जो शहरों के रूप में विकसित हो जाते हैं। महाजनपदों के विकास में आपने सारा अध्ययन किया होगा, इस बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही महाजनपद, यही जनपदीय राज्य महाजनपद के रूप में आता है और यही साम्राज्य के रूप में बदलता है। उन कारणों पर हम लोग बातचीत करेंगे, जिन कारणों के परिणाम स्वरूप मगध एक जो सामान्य महाजनपद था कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बनता है, उसी के कारणों की चर्चा करेंगे, और हिस्टोरियोग्राफी के आलोक में चर्चा करेंगे कि कौन सी विचार को हम प्राथमिकता देंगे, अपने लेखन में कौन सी बात को हम महत्व देंगे, उसकी बात हम करेंगे। तो जैसे ही ये जनपदीय राज्य आ जाते हैं, यहाँ शहर हो जाता है, प्रशासनिक अधिकारी जो कबीले का मुखिया है, जो धीरे धीरे राजा के रूप में आ जाता है, वो रहने लगता है। तो जब लोगों को आजीविका का साधन मिल गया, लोगों को सुरक्षा मिल गई, तो इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, और धीरे धीरे उस स्थान से, उस भूमि से इनको लगाव हो जाता है, एक प्रकार से आसक्ति हो जाती है, एक प्रकार से भावना पैदा हो जाती, जनपदीय भावना पैदा हो जाती है। धीरे धीरे जनपदीय राज्य एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं, और जिन्हें ही हम महाजनपद कहते हैं। इन्हीं महाजनपदों के विकास में आप ये कहें कृषि का विकास जुड़ा हुआ है, महाजनपदों के विकास में व्यापार वाणिज्य का विकास जुड़ा हुआ है, महाजनपदों के विकास के कारणों में इनके मध्य जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है वह भी जुड़ा हुआ है। कैसे शासक आता है, शहरों में रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और धीरे धीरे एक लोगों को अपने जनपद से, अपने जनपदीय राज्य से लगाव पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद हमारे सामने आते हैं। इन 16 महाजनपदों में मगध को अंततः विजय मिलती है, और ये मगध जो है महाजनपद से एक राज्य और कैसे साम्राज्य बनता है, इसी बात को हम लोग समझेंगे। किस दृष्टिकोण से समझेंगे? इतिहास लेखन में जो आधुनिक संकल्पनाएं हैं, आधुनिक अवधारणाएं हैं, उस दृष्टिकोण से हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग अब बात शुरू करते हैं मगध के उदय एवं विकास के कारणों पर, इतिहास लेखन के आलोक में। इन कारणों में, ये जो कारण आपको करना है, इसमें से पहला कारण जो आप लिखेंगे, हमने कहा दो तरह की अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा में व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जाता है, और दूसरी अवधारणा में वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ की आर्थिक परिस्थितियों को, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को महत्व दिया जाता है। तो उनको समझने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले आप आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। पहला कारण आप आर्थिक परिस्थितियां, और इस आर्थिक परिस्थिति में जो आप पॉइंट बनाएंगे, उसमें पहला पॉइंट आप बताएंगे कि मगध का गंगा के मैदान में स्थित होना। एक ऐसे क्षेत्र, मगध ऐसा एक राज्य है, ऐसा महाजनपद है जहाँ जो है एक अच्छी जलवायु है, जहाँ पर है गंगा और अन्य सहायक नदियों के द्वारा एक अच्छी मिट्टी लाई जा रही है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पर लोग बस रहे हैं, जनसंख्या है। तो यहाँ कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं। तो आर्थिक परिस्थितियों में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, कृषि के लिए अनुकूल दशाएं। और अनुकूल दशाओं में जैसे आप वहाँ मिट्टी के बारे में
मैदान है पूरा, जलवायु के बारे में अच्छी वर्षा हो रही है, तकनीक के बारे में जैसे बताया लोहा मिल गया है, और लोहा जो है उसको गलाने की विधि भी है, उपकरण भी अच्छे इनके पास में है। जनसंख्या बहुत है इस क्षेत्र में, जनसंख्या। तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर में धीरे धीरे अधिशेष की स्थिति पैदा हो जाती। सारे पॉइंट आप नोट करते रहना। अधिशेष की स्थिति पैदा हो जाती, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, यानी अब लोग अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा पैदा करने लगते हैं, बड़े पैमाने पर अधिशेष हो जाता है। और ये जो अधिशेष है ये आधार बना देता है मगध साम्राज्य के उद्भव का और उसके विकास का। कैसे? ये जो अधिशेष है, अब इस अधिशेष को देख करके राज्य के सामने एक अवसर हो जाता है। राज्य के लिए अवसर, वो लोगों से कुछ ले सकता है क्योंकि उनके पास सरप्लस है, वो उनसे ले सकता है टैक्स के रूप में। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है, मगध राज्य, मगध साम्राज्य पहला साम्राज्य है जहाँ पहली बार फिजिकल पॉलिसी आ रही है, राजकोषीय नीति आ रही है। राजकोषीय नीति का अर्थ ये है, जैसे आप इकोनॉमी में करते हैं कि करों का निर्धारण करना, उन पर आरोपण करना, उनकी वसूली करना, वैसी व्यवस्था। यानी जब राज्य के लिए अवसर है तो वह एक राजकोषीय नीति लेकर के आता है, यानी अब सरप्लस को वो ले सकता है और इस राजकोषीय नीति के माध्यम से उसका जो वित्तीय आधार है वो सुदृढ़ हो जाता है। अब वित्तीय आधार सुदृढ़ होगा। आज आप देखिए कि राज्य अगर शक्तिशाली है, जैसे जो भी है, हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा वैज्ञानिक विकास हो रहा है, जो हमारा सैनिक विकास हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, क्या रीज़न है? चाइना कहते हैं कि बहुत शक्तिशाली है, क्या रीज़न है? तो उसके पीछे का जो आर्थिक आधार है, कोई राज्य कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपनी सेना बनाएगा, कैसे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेगा, कैसे हथियारों को वो इकट्ठा करेगा, कैसे सैनिकों की भर्ती करेगा, कैसे वेतन देगा, वित्तीय आधार का सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की हिस्टोरियोग्राफी में ये बात मानी जाती है कि ये जो कारक है ये सर्वप्रमुख कारक है, इसको आपको समझना है। दूसरी बात, आर्थिक कारकों में आप देखेंगे, दूसरा, जब आप मैप में आप देखेंगे ये जो स्थान है, ये जो स्थान है आप देखेंगे, ये गंगा नदी आपकी है। तो ये जो मगध की राजधानी है पटना, पाटलिपुत्र, वो नदियों का एक जाल है। तो पाटलिपुत्र का नदियों के संगम पर स्थित होना, गंगा है, गंडक है, सोन नदी है, उसके संगम पर स्थित होना। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे आर्थिक आधार में। इसका कैसे आर्थिक आधार मजबूत बनाता है उसको थोड़ा सा समझिए, उसको थोड़ा सा समझिए। दूसरा पॉइंट है कि पाटलिपुत्र का, लिखते जाएंगे, पाटलिपुत्र का गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर होना, नदियों के संगम पर। इससे क्या लाभ हुआ? इससे आर्थिक दृष्टि से क्या लाभ हुआ कि उस समय जो व्यापार है वो ज्यादातर नदी मार्ग से, स्थल मार्ग से भी व्यापार हो रहा है, लेकिन स्थल मार्ग की कठिनाइयां हैं तो नदी मार्ग से भी बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। और नदी मार्ग से व्यापार जो हो रहा है उस पर मगध का नियंत्रण हो जाता है। आप जब आगे पढ़ेंगे, अभी कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, रेशम मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, तो वो क्यों इतने समृद्ध थे? क्योंकि रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण था। आप चोल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे समुद्री मार्ग से वो व्यापार कर रहे हैं, उनकी साम्राज्यवादी नीति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो सेनाओं को भेज रहे हैं। यहाँ भी हम साम्राज्यवादी नीति के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति।
यानी एक प्रकार से मगध साम्राज्यवाद का की बात हम कर रहे हैं। तो सैनिक उपयोग तो इसका है ही नदियों का, सेनाओं का आसानी से आवागमन हो रहा है, उसकी चर्चा भी हम भौगोलिक कारकों में करेंगे। लेकिन यहाँ आर्थिक दृष्टि से हम चर्चा कर रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, आपको ये बताना है कि जो पाटलिपुत्र है वो गंगा, गंडक, सोन नदियों की संगम पर है। इससे क्या होता है कि वहाँ जो व्यापारिक गतिविधियाँ हो रही हैं उन पर नियंत्रण हो जाता है, व्यापारिक नियंत्रण, व्यापारिक नियंत्रण। और इससे भी उनको टैक्स मिल रहा है, चुंगी मिल रही है, आर्थिक सुदृढ़ता हो रही है। और आर्थिक सुदृढ़ता का क्या महत्व है हमने आपको बताया है। अच्छा प्रशासन आपको रखना है, बड़ा प्रशासन आपको रखना है, बड़ी सेना रखना है, एंड सो ऑन, उसका ये उपयोग हो जाता है। तो आप देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष में, मगध के उदय में, राइज ऑफ मगधा में जो आज के समय में इतिहास लेखन हो रहा है, उसमें पहली बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है वो है आर्थिक परिस्थितियाँ। आप इसको आर्थिक कारक भी कह सकते हैं। और उसमें इन 2 पॉइंट्स की चर्चा करनी है और उसकी व्याख्या करनी है। अब हम दूसरे कारण की बात करेंगे, दूसरे कारण की बात करेंगे। दूसरा जो कारण हो जाएगा वो है भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां। अब भौगोलिक परिस्थितियों में कौन कौन सी बातें हैं वो भी आपको बताया है कि अब आपको व्यक्तिपरक जितनी भी कारण है वो सब लास्ट में ही चर्चा करना है। और वहाँ की जो वस्तुपरक कारक हैं, जो परिस्थितियां हैं, भौतिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनके बारे में आपको चर्चा प्राथमिक रूप से करनी है। अब भौगोलिक परिस्थितियों में आप देखें, भौगोलिक परिस्थितियों में पहली बात तो ये कहेंगे कि मगध की जो राजधानी है, आरंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह थी। और बाद की राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। अब यहां पर आप देखिए, राजगृह जो है वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कैसे 5 पहाड़ियों से घिरा है, यानी एक प्रकार से ये जो राजगृह है ये पहाड़ी दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग। और अभी आरंभिक समय है, टेक्नोलॉजी उतना इम्प्रूव नहीं कर रही की हुई है, तो पहाड़ी दुर्ग को जीतना बहुत कठिन था। अब पहाड़ पर पूरा नगर बसा हुआ है, पहाड़ी है, सेना आएगी। अब ऊपर से आप पत्थर, आप कारगिल युद्ध को याद करिए, जो बैठा हुआ है, शीर्ष पर बैठा हुआ है, नीचे आपकी सेना है, बड़े बड़े पत्थर या और भी जो भी घातक चीज़ें आप उनको, उनके ऊपर प्रहार करिए। तो इस तरह से राजगृह को आरंभिक समय में जीतना बहुत कठिन था। यह भी उत्कर्ष का एक कारण है, क्योंकि यदि राजधानी पर नियंत्रण हो जाता था तो पूरे राज्य पर नियंत्रण मान लिया जाता था। तो राजगृह पर नियंत्रण करना बहुत कठिन था। दूसरा आप देखिए, पाटलिपुत्र को देखिए, अभी अभी हमने बताया है कि ये गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर है। गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर है। तो इसका लाभ क्या हुआ, एक तो लाभ हमने आर्थिक दृष्टि से बताया है। दूसरा लाभ क्या है कि सेनाओं का मूवमेंट आसानी से हो सकता है जल मार्ग के द्वारा, यानी सेनाएं आसानी से आगे बढ़ सकती हैं। और दूसरी चीज यह भी है कि चूंकि चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है, 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है, तो ये जल दुर्ग है। दूसरा लाभ यह भी होता है, आज के समय में आप देखिए, गंगा नदी को पार करना बिना पुल के कितना कठिन है। और उस समय तो आज के समय में जितना पानी है, आप उस तरह से नदियों को मत मानिए। जैसे कि रिसर्च की बात मैं कहता हूँ, आज से करीब 20 साल 25 साल पहले का रिसर्च जब हमने अध्ययन किया था कि गंगा जी में उतना पानी है, आज़ादी के समय में जितना पानी था उसका अराउंड आधा, 40% अराउंड पानी इस समय रहता है गंगा जी में, ऐसा शोध में था।
कि जो प्रयागराज है, जो पाटलिपुत्र है, पटना है, वहाँ की जो गंगा नदी का सब रिसर्च हुआ था वो इस तरह का था। तो उसको पार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो गंगा, गंडक, सोन नदियों के किनारे होने के कारण एक तो सेनाओं का आवागमन आसानी से, सेनाएं तेजी से आगे बढ़ सकती थी, आ सकती थी, जा सकती थी, और दूसरा ये है कि जल दुर्ग के रूप में काम करता है। तो भौगोलिक परिस्थितियों में पहली बात तो आप बताएंगे राजगृह और पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति। दूसरी बात आप बताएंगे कि जो मगध का क्षेत्र है, यहां पर जैसे आप जानते हैं कि लौह अयस्क के भंडार हैं, लौह अयस्क के भंडार हैं बड़े पैमाने पर। छोटा नागपुर का क्षेत्र आप देखिए, आप इधर आप छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आप देखिए, पूरा छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है आप पूरा का पूरा देखिए, सब वहाँ पर बड़ी पैमाने पर लोहे की खानें हैं। तो लौह अयस्क इनके पास में है। और इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इसको गलाने की तकनीक है, यानी कैसे उसको गलाया जाएगा, कैसे उसका उपयोग लाया जाएगा, वह टेक्नोलॉजी भी इनके पास में है। लौह अयस्क के भंडार तो अवंती के पास में भी बहुत ज़्यादा थे, आसपास में बहुत ज़्यादा वहाँ भी थे, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी बाद में पहुँचती है, इनके पास पहले। तो हथियारों का इन्होंने उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू किया, बड़े पैमाने पर इनके पास हथियार हो जाते हैं। और स्वाभाविक है कि सामान्य हथियार जो लकड़ी के हथियार हैं या अन्य जो हथियार हैं उनकी तुलना में ये कारगर बहुत हैं। जो बाण है, बाणाग्र जब लोहे का बन जाता है, भालों में आगे लोहे का प्रयोग होने लगता है, तो सेना बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो लौह अयस्क के भंडार इनके पास हैं, उनको गलाने की तकनीक है। इसका लाभ क्या होता है कि सैन्य जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, सैन्य प्रौद्योगिकी, वो बहुत उन्नत हो जाती है। और आप जानते हैं कि सब टेक्नोलॉजी का ही खेल है। प्राचीन काल से लेकर के आप वर्तमान काल तक अध्ययन करें कि जिसके पास टेक्नोलॉजी, युद्ध की दृष्टि से, हथियारों की दृष्टि से तकनीक जिसकी बेहतर थी, उसे ही विजय मिलती थी। आपने देखा कैसे पहले पैदल सैनिक का महत्व हुआ, फिर आगे आप देखिए कि तीर वगैरह चल बनने लगे, घुड़सवार सेना का महत्व हुआ, हाथी सेना का महत्व हुआ, इस तरह से आगे। लेकिन जैसे जैसे सब और टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुई, जिसके पास फिर बंदूकें आई, बारूद का विकास हुआ, एंड सो ऑन, जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी वही युद्ध में विजय हासिल करता था। तो यह सैन्य प्रौद्योगिकी। तीसरी बात जो आप यहां पर लिखेंगे भौगोलिक परिस्थितियों में, तीसरी बात जो आपको लिखना है वो है मगध के क्षेत्र में जंगलों का बड़े पैमाने पर होना। पूरा का पूरा आप मगध का क्षेत्र देखिए, छत्तीसगढ़ और बिहार का, दक्षिण बिहार का आप क्षेत्र देखिए, गंगा नदी के दक्षिण वाला जो इलाका है पूरे क्षेत्र को देखिए, तो बड़ी पैमाने पर वनों का होना, बड़ी पैमाने पर वनों का होना, वनों का होना, जंगल होना। अब इनका क्या महत्व है, इसको थोड़ा सा समझना है। वनों का जो महत्व है वो दो दृष्टियों से आपको करना है, दो दृष्टियों से आपको करना है। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से आपको अध्ययन करना है। जैसे हमने आर्थिक परिस्थितियों की बात की तो 2 पॉइंट हमने लिए, फिर हमने भौगोलिक परिस्थितियों की बात की, अभी तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं। और इस तीसरे पॉइंट में भी 2 बिंदुओं की मैंने चर्चा की। तो पहले पॉइंट में भी 2 बिंदुओं की मैंने चर्चा की, दूसरे पॉइंट में भी मैंने 2 बिंदुओं की चर्चा की, कैसे लौह अयस्क का होना और उनको उसको ढालने की तकनीक, गलाने की तकनीक का होना, इसकी चर्चा मैंने किया है। अब जो ये वन है, इन वनों को देखना, इन वनों का महत्व क्या है। पहला महत्व तो आर्थिक महत्व है, पॉइंट नोट कर लेना है, आर्थिक महत्व है। अब वनों से जो लकड़ी बन मिल रही है उसका प्रयोग, जैसे आपको पता होगा कि मौर्य काल में जो इमारतें हैं ज़्यादातर लकड़ियों के बन रहे थे, बड़ी पैमाने पर इमारती लकड़ियों का होना, नावें जो बन रही हैं उनमें लकड़ी का प्रयोग होना, तो बड़े पैमाने पर रथ जो बन रहे हैं, कौटिल्य रथ सेना का की चर्चा करता है 6 भागों में, जब उसकी सेना का वह उल्लेख करता है तो वो 6 में रथ सेना का भी, रथों का बनना, तो उनका आर्थिक महत्व भी है। सैनिक महत्व ये है, सैनिक महत्व में जैसे
वनों से बहुत बड़ी पैमाने पर हाथी मिले और हाथी के महत्व को इन लोगों ने समझा। मगध की सेना पहली सेना है हिंदुस्तान में जो बड़ी पैमाने पर हाथियों का प्रयोग करती है। कैसे जब सेल्यूकस से समझौता होता है और सेल्यूकस कैसे हाथियों की मांग करता है, कैसे हाथी उसको प्रदान किए जाते हैं, ये आपने देखा। तो मगध की सेना पहली ऐसी सेना है भारत में जो बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग करती है। मगध का उत्कर्ष 16 महाजनपद में मगध एक महाजनपद था और वो साम्राज्य बनता है। यानी इसके साम्राज्य बनने की कहानी में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे कारक हैं, कुछ ऐसी नीतियां हैं जो अन्य जनपदों में सामान्य रूप से नहीं हैं, इसलिए उनका उत्कर्ष नहीं हो पाया। वो जो महाजनपद है वो साम्राज्य नहीं बन पाए। मगध ही क्यों बना, उसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों में इनकी चर्चा करेंगे। और हाथी कैसे, यानी मगध की सेना ने बड़ी पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। पैदल सेना है, आप छोड़ दीजिए हाथियों को, ऊपर बैठे हुए हथियारों को भी लिए हुए हैं, आप समझिए कितने घातक रहे होंगे उस समय। धीरे धीरे इनकी भी रिलेवेंसी खत्म हुई, घुड़सवार सेना आए। आप गुप्तों के समय में देखेंगे बड़े पैमाने पर घुड़सवार सेना का उपयोग बहुत तीव्र ढंग से वो आक्रमण करते थे और हाथी उस मामले में पीछे हो गए, इसलिए उनका महत्व बढ़ने लगा। तुर्कों के समय में आप देखिए अच्छे घुड़सवार सेना, अच्छी धनुर्धारी। तो अभी भी हमने बताया है कि जिसके पास संसाधन होंगे, टेक्नोलॉजी होगा, वही आगे निकलने वाला है। तो यहाँ पर हमने आपसे अभी तक बात किया है मगध के उत्कर्ष में आर्थिक परिस्थितियों की बात की, आपने सारे पॉइंट नोट कर लिए। फिर हमने भौगोलिक परिस्थितियों की बात की। तीसरी बात आपको जो लिखनी है वो आपको सामाजिक परिस्थितियों की लिखनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिस्थिति। अब जो मगध महाजनपद है उसको थोड़ा सा देखिए। ये जो क्षेत्र है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप जैसे वैदिक काल का अध्ययन करते हैं, वैदिक काल जिसकी चर्चा अभी हमने किया था, और वैदिक काल में आप ऋग वैदिक काल करते हैं, 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक का काल है, और उसके बाद 600 बीसी तक आप लेटर वैदिक की बात करते हैं। तो वैदिक समाज में क्या था कि वैदिक समाज में आपने धीरे धीरे देखा कि सामाजिक विभेदीकरण हो जाता है, समाज में विभेद पैदा हो जाता है। आरंभ में 2 वर्ण, फिर 4 वर्ण ऋग्वैदिक काल में, आर्य अनार्य। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो पहले तो ये कर्मों पर आधारित है कि आप अपने कर्म बदलिए, आप अपनी कार्य बदलिए, आपका वर्ण बदल जाएगा। वहाँ तक तो बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषिमुनियों ने जो ये पद्धति लेकर आए बहुत ही साइंटिफिक है, लेकिन धीरे धीरे इसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, इसको जन्म से जोड़ दिया जाता है। 600 बीसी में आकर के जब ये जन्म से जुड़ जाती है, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय एंड सो ऑन, तो वहां पर होता क्या है कि समाज में विभेदीकरण हो जाता है। अब यहां ध्यान से समझिए इस पॉइंट को। जैसे वैदिकी समाज में ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र। अब ब्राह्मण जो है उसका कार्य है विद्या अध्ययन करना, अध्यापन करना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, इस तरह के उसके कर्म है। क्षत्रिय जो है वो समाज की रक्षा करेंगे, वैश्य जो है एग्रीकल्चर का कार्य करेंगे और व्यवसाय करेंगे, और शूद्र जो है वो सेवा का कार्य करेंगे। ये है, पहले इसमें कोई विभेद नहीं था, ये बहुत ही साइंटिफिक था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पहली बार जो चारों वर्णों की चर्चा है वो पुरुष सूक्त में जो आदि पुरुष की चर्चा है, यानी एक शरीर से ही सारे उत्पन्न है, कोई विभेद नहीं है। आप अपनी कर्म बदलिए, आपका वर्ण बदल जाएगा। ये परिवर्तनशील था। एक ही परिवार में सभी रहते थे, लेकिन जैसे जन्म से जोड़ा गया और हर एक वर्ण का धर्म निश्चित कर दिया गया कि यह कार्य ब्राह्मण का है, यह कार्य क्षत्रिय का है, यह कार्य वैश्य का है, वहीं से समस्या आ जाती है, समाज में विभेदीकरण पैदा हो जाता है। अब बहुत ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, नहीं आप गलती कर बैठेंगे। वैसे भी
आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रांतियां हैं वर्णों को लेकर के, लेकिन आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं, आपको ये पूरे के पूरे सिस्टम को बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब इस व्यवस्था में क्या है कि ब्राह्मण का एक वर्ण धर्म निश्चित हो जाता है, क्षत्रिय का हो जाता है, वैश्य का हो जाता है, शूद्र का हो जाता है। यानी समाज में धीरे धीरे क्या हो जाता है, विभेद हो जाता है। पहले जो समाज में समरसता है, समानता की बात है, उसमें थोड़ा गिरावट आती है, उसमें कमी आती है। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा समझिए और कैसे, क्यों इसको समझना जरूरी है, और वह भी मगध के उत्कर्ष के टॉपिक में समझना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझना है। अब ब्राह्मणों का अपना एक धर्म हो गया और क्षत्रियों का अपना एक धर्म हो गया, और क्षत्रियों का धर्म है समाज की रक्षा, देश की रक्षा करना। ये अब यहाँ पर आप देखिए कि एक खास एक वर्ग है, ये वर्ग समाज की रक्षा के बोध से युक्त नहीं है, ये वर्ग समाज की रक्षा के बोध से युक्त नहीं है। ये तो आपका धर्म है, ऐसी बात बताई जा रही है, ये तो आपका धर्म है। और इसमें भी आप देखिए कि ये जो 25% पोर्शन हुआ, 25%, इसमें भी महिलाएं हैं, और जो पुरुष हैं किसी भी वर्ण में होगा, किसी भी वर्ग में होगा, सभी लोग तो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होंगे, बच्चे भी होंगे, वृद्ध भी होंगे, बीमार भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे। तो यानी अगर हम मोटे मोटे तौर से माने 25% का हाफ हो जाता है, यानी 12.5% लोगों में ही समाज की रक्षा का बोध पैदा किया जा रहा है। और इस तरह से जो वैदिक समाज है, वैदिक समाज में इस तरह से सामाजिक विभेदीकरण बढ़ जाता है। लेकिन मगध का जो साम्राज्य है, मगध के साम्राज्य में अभी इस प्रकार से सामाजिक विभेद पैदा नहीं हुए हैं, सामाजिक विभेदीकरण नहीं हुआ है, आर्यीकरण उस प्रकार से नहीं हुआ है जिस प्रकार से आप वेस्टर्न यूपी में या पंजाब के क्षेत्र में देखेंगे, उस प्रकार का अभी यहाँ आर्यीकरण नहीं हुआ है। इसका क्या लाभ मिलता है? इसका लाभ ये मिलता है कि समाज में उत्साह है, समाज की रक्षा को लेकर के, युद्ध को लेकर के। अगर समाज की रक्षा, जैसे देश पर कोई संकट आता है और सभी लोग उठ खड़े हों, जैसे आज आप अपने देश को देखिए, आज के समय में अगर देश पर कोई संकट आता है तो कोई कहता है क्या कि मैं फला धर्म का व्यक्ति हूँ, मैं देश की रक्षा नहीं करूँगा। अपवाद हो सकते हैं, हर देश में हो सकते हैं, कुछ लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन वो अपवाद है और उसका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं होता है। वो सभी धर्मों में ऐसे एक दो चार सब दिखाई देते हैं। कोई वर्ण का व्यक्ति कहेगा क्या कि नहीं, राष्ट्र की रक्षा करने का हमारा दायित्व तो नहीं है। आज का जो वैचारिक विकास चल रहा है, लेकिन वो आरंभिक वैदिकी समाज में इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित हुआ। लेकिन जो मगध का समाज है, इसमें अभी उत्साह है। तो ये पॉइंट आप यहां पर नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सामाजिक कारणों में मगध का जो है वो आर्यीकरण नहीं है, आर्यीकरण का प्रभाव कम है, आप ऐसा लिख लीजिए। इसलिए समाज में अभी उत्साह है देश की रक्षा करने का। जब भी रक्षा करने की बात आती, युद्ध की बात आती है, तो समाज के सभी लोग उठ खड़े होते हैं। अब वहां सैनिकों को खोजने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति का दायित्व है समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। तो इस प्रकार का समाज है। अभी यहाँ पर जटिलताएं नहीं है, कर्मकांड उस प्रकार से नहीं है जो अन्य महाजनपदों में थे। तो अन्य महाजनपदों का जो समाज है और जो मगध का जो समाज है, उसमें ये अंतर है, यह भी एक कारण बन जाता है। दूसरी बात आप देखिए, जो मगध का क्षेत्र है ये महात्मा बुद्ध का क्षेत्र है, महात्मा बुद्ध का क्षेत्र है, ये महावीर स्वामी का क्षेत्र है। महावीर स्वामी, आप ईस्टर्न यूपी और जो अभी वर्तमान का आप बिहार कह लीजिए, ये जो क्षेत्र है ये महावीर स्वामी का है, महात्मा बुद्ध का है। इनकी शिक्षाएं सरल है, सहज हैं, आम लोगों को अपील कर रही हैं। इनकी शिक्षाओं के कारण समाज में समता का तत्व प्रभावी है। अभी असमानता पर आधारित विचार, वर्ण पर आधारित विचार, संकीर्णताओं पर आधारित विचार वो प्रश्रय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो कार्य है
एक प्रकार से आप ऐसा कहें कि रूढ़ि विहीन समाज है यहाँ का, जिसमें समाज की रक्षा को लेकर के, समाज के विकास को लेकर के एक उत्साह है, तो यह भी एक कारक बन जाता है। तो आप आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, आर्थिक परिस्थितियों के बाद भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, और उसके बाद आप सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। इसके बाद जो शासकों की महत्वाकांक्षी नीतियां हैं, पहले के इतिहास लेखन में जिनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, उनकी चर्चा आप सबसे अंत में करेंगे। तो चौथे कारक के रूप में आप, चौथे कारक के रूप में आप लिखिए मगध के शासकों की महत्वाकांक्षी नीतियां, महत्वाकांक्षी नीतियां। अब कौन कौन सी नीतियां हैं इसको आपको बताना पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले जो आपको चर्चा करना है, इन शासकों की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। अब साम्राज्यवादी जो नीतियां बनाई हैं इन शासकों ने, उसको थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह डाल दीजिए। साम्राज्यवादी नीति का मतलब है साम्राज्य विस्तार की नीति। साम्राज्य विस्तार के लिए, जैसे आरंभ में हमने बताया, युद्धों का करना, एक महत्वाकांक्षी नीति का लाना, उन पर कब्जा करना, ऐसा आप जैसे देखिए। और इसकी चर्चा आप थोड़ा तथ्यात्मक दृष्टि से भी कर सकते हैं, जैसे आप बिंबिसार को देखिए। इसने अंग देश को, अंग जो महाजनपद था, उसको मिला लिया, अंग को मिला लिया। आगे आप देखिए अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु कैसे, जो काशी का क्षेत्र मिला था वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार के समय में, उसको जब फिर कब्जा कर लेता है कौशल, तो वो युद्ध के माध्यम से फिर उनसे वापस ले लेता है। और इसके अलावा काशी पर जो ये बढ़त है, इसके साथ साथ वो लिच्छवियों से, लिच्छवी जो वैशाली का क्षेत्र है, उसको प्राप्त कर लेता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैशाली का क्षेत्र मिल जाता है। इसके बाद आप देखिए शिशुनाग, शिशुनाग वंश का जो शासक शिशुनाग है, वो क्या कर रहे हैं, वो अवंती पर अपना कब्जा कर लेता है। अवंती पर, अवंती अंतिम समय तक मगध से संघर्ष करता है, उस पर कब्जा कर लेता है। और बाद में आप देखिए कैसे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य विस्तार करते हैं, और अशोक जो है फाइनली इसको पराकाष्ठा पर पहुंचा देते हैं, कलिंग को मिला लेते हैं। तो कलिंगा को मिलाने के बाद जो मौर्य डायनेस्टी है, मौर्य एम्पायर है, वो अपने चरम रूप में हो जाता है, जिसको अभी हमने मैप में दिखाया था। तो मगध के शासकों की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, इनमें आरंभिक जो भी शासक वंश हैं, जैसे हर्यक वंश के बिंबिसार के बारे में हमने आपको बताया, शिशुनाग वंश के शिशुनाग ने क्या काम किया है, नंद वंश के, हाँ नंद वंश को आप, या अशोक को है कलिंगा, उसके पहले से आप थोड़ा सा और इसमें चर्चा कर सकते हैं, महापदम नंद। ये कलिंगा पर कब्जा करता है, बाद में स्वतंत्र हो जाता है, अशोक फिर उसको अपने अधीन लेकर के आता है। यहाँ ये सब चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद साम्राज्यवादी नीति के बाद दूसरा पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, वैवाहिक संबंधों की नीति। वैवाहिक संबंधों की नीति, वैवाहिक संबंध ये बड़े लाभदायी हैं। इनसे लाभ क्या हो रहे हैं, सबसे पहले जैसे वैवाहिक संबंध हुआ, तो पहला पॉइंट आप यहां बना सकते हैं, शत्रुता की समाप्ति हो जाती है। जिस देश से, जिस राज्य से वैवाहिक संबंध होंगे, वहां से शत्रुता की समाप्ति हो जाती है, यानी खतरा कम हो जाता है। अभी उदाहरण के माध्यम से भी आप इसको समझ लेंगे।
दूसरा फायदा क्या हो जाता है, इस पॉइंट में आप इसको 1 करके लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्षेत्र का लाभ हो जाता है, क्षेत्र विस्तार हो जाता है राज्य का। जैसे अभी हमने बताया कि जब महाकोशला से शादी होती है कोशल राज्य की राजकुमारी, तो काशी का क्षेत्र मिल जाता है। और ऐसे जब लिच्छव राजकुमारी चेटक की पुत्री से चेलना से विवाह करता है बिंबिसार, तो जो वैशाली का क्षेत्र है वो मिल जाता है, व्यापारिक उसका बहुत महत्व है, तो क्षेत्र विस्तार हो जाता है। तीसरा जो आप ये कह सकते हैं, आर्थिक लाभ हो जाता है, आर्थिक लाभ। जैसे काशी का जो प्रदेश है वो राजस्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, वैशाली का क्षेत्र वो व्यापारिक केंद्र था, उससे बड़ा लाभ मिल रहा है। और चौथा आप ये लिख सकते हैं कि युद्ध के समय सेना की सहायता, युद्ध के समय सेना की सहायता, ये पॉइंट आप बना सकते हैं, सेना की सहायता। तो वैवाहिक संबंधों से बड़े लाभ हो रहे हैं, वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाई। जैसे अब आप इसमें बिंबिसार के जो विवाह है उनको लिख सकते हैं, बिंबिसार उदाहरण थोड़ा सा देना पड़ेगा। जैसे कौशल नरेश और प्रसन्नजीत की बहन से विवाह महाकोशला से विवाह करते हैं, पहला ये आप उदाहरण दे दीजिए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन से शादी करते हैं, चेटक की पुत्री से शादी करते हैं बिंबिसार चेलना से। और एक मद्र देश है, मद्र देश पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह करते हैं। अब जैसे महाकोशला से शादी की तो काशी का प्रदेश मिल गया, और जो कौशल से शत्रुता है वो समाप्त हो गई, और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक साजो सामान, सैनिक सहायता भी प्राप्त हो रही है। जैसे लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध हुआ तो उत्तरी क्षेत्र से जो संकट है वो समाप्त हो गया। अब ये ध्यान अपना कहीं और लगा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश से जैसे संबंध हुआ, उत्तर पश्चिम से पंजाब क्षेत्र के जो संकट है उनसे मुक्ति मिली, वहाँ से एक आश्वासन उनको प्राप्त हो गया, तो ये अपना ध्यान दूसरी जगह केंद्रित कर सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों का लाभ बहुत मिला। क्या क्या लाभ हो सकते हैं उनकी चर्चा मैंने किया है, और इन वैवाहिक संबंधों की चर्चा किया है। तीसरे पॉइंट में आप ये बता सकते हैं, तीसरे पॉइंट पे जैसे कूटनीतिक प्रयास, कूटनीतिक प्रयास, और कूटनीतिक प्रयास में जैसे उपहार वगैरह भेजना, उपहार भेंट वगैरह भेजना, इस प्रकार की कूटनीति अपनाते थे मगध के शासक। और इस संदर्भ में एक आप उदाहरण दे सकते हैं कि अवंती का जो शासक था प्रद्योत, वो एक बार बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है, और उसको पेट से संबंधित बीमारी हो जाती है। कहते हैं कि बिल्कुल मरणासन्न था। उसी समय बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा, जीवक को भेजा, तो इससे थोड़े समय के लिए संबंध वहां से अच्छे हो जाते हैं, और ये अपना ध्यान दूसरी ओर लगा सकते हैं। तो मगध के शासकों की महत्वाकांक्षी नीतियों की भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि मगध के उत्कर्ष के कारण क्या है, सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट। और ये सारे पॉइंट हमने आधुनिक इतिहास लेखन के आलोक में उनको डिस्कस किया है। कैसे आप आर्थिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, 2 पॉइंट को आप बनाएंगे, कैसे आप भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, 3 पॉइंट को बनाना है। इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन भी हमने आपको बता दिया है, कैसे आपको लिखना है, कैसे सामाजिक कारकों की चर्चा आपको करनी है, और उसके बाद मगध के शासकों की जो महत्वाकांक्षी नीतियां हैं, जिसमें हमने साम्राज्यवादी नीति की बात की है, हमने वैवाहिक नीति की बात किया है, और हमने कूटनीतिक नीति की बात की है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन्होंने आधार बनाया है, और मगध के शासकों ने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी महत्वाकांक्षी नीतियों के माध्यम से, अपनी साम्राज्यवादी नीति के माध्यम से, या अपनी वीरता, दृढ़ता, शौर्य के माध्यम से
मगध महाजनपद को एक उत्कर्ष प्रदान किया, एक साम्राज्य के रूप में तब्दील किया। तो ये पूरा का पूरा हमने मगध का उदय और विकास कैसे हुआ उसकी चर्चा मैंने की है। अब ये जो बड़ा साम्राज्य आया है, इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं, अशोक वाली बात जो मैंने चर्चा किया था कि कैसे उन्होंने सांस्कृतिक नीति अपनाई है, तो वो एक पराकाष्ठा है, उस बात को भी आप जोड़ सकते हैं अगर अशोक के संदर्भ में पूछा जाता है प्रश्न तो। और सीधे सीधे मगध के उत्कर्ष पर बात आती है तो इतने पॉइंट आपके लिए पर्याप्त होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो साम्राज्य आया है, जिसको मगध साम्राज्य आप कह रहे हैं, जो मौर्य के समय में, मौर्य डायनेस्टी के समय में अपनी पराकाष्ठा पर आता है, ये किस प्रकार का साम्राज्य है इसको थोड़ा सा समझिए। इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। अब इसकी नेचर और प्रकृति के संदर्भ में भी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण हैं। उसकी अलग से जब हम प्रशासनिक जीवन की बात करेंगे, राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो विस्तार से करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए और कैसे आपको बात समझनी है। जैसे ये जो मगध साम्राज्य आया है, पहला पॉइंट तो यही है, प्रकृति में आप ये बता सकते हैं कि मगध राज्य एक विस्तृत राज्य है, एक साम्राज्य के रूप में। पहला पॉइंट, एक साम्राज्य के रूप में, यानी साम्राज्य का मतलब बहुत विस्तीर्ण राज्य, बहुत विस्तारित राज्य, बहुत बड़ा राज्य, और ऐसा विस्तारित राज्य जिसमें अनेक संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं और विभिन्न नीतियों के माध्यम से, सैनिक नीतियों के माध्यम से, कूटनीतिक नीतियों के माध्यम से, सांस्कृतिक नीतियों के माध्यम से उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप ये बताएंगे कि ये जो मगध साम्राज्य है, इसका जो नेचर है वो राजतंत्रात्मक है। उसका नेचर कैसा है? राजतंत्रात्मक है, यानी राजा ही सर्वोपरि है। राजा की जो विचार है, राजा की जो नीतियां हैं, राजा जो कानून बनाता है, वही सर्वोपरि है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जब आप अध्ययन करेंगे अलग से, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखेंगे एक सप्तांग सिद्धांत की चर्चा है। और सप्तांग सिद्धांत में यानी वो राज्य के 7 अंगों की चर्चा करते हैं, जिसमें आपका राजा है, राज्य है, अमात्य है, दुर्ग, बल, कोष, मित्र, ये 7 उसमें बातें रहती हैं। उसमें जो सर्वोपरि है, इस सप्तांग सिद्धांत में जो सर्वोपरि अंग है वो आपका राजा ही है। तो उस तरह से आप देखेंगे कि राजा ही सर्वोपरि है। एक ऐसा साम्राज्य आया है जहाँ राजा ही सर्वोपरि है। कौटिल्य के अगर आप सप्तांग सिद्धांत को देखें तो जिस तरह से आज हम लोग राज्य की बात करते हैं प्रजातांत्रिक समय में, उस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं है। एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें राजा ही सर्वोपरि है। उसका जो नेचर होगा वह निरंकुश प्रकार का होगा, एक निरंकुश दृष्टिकोण, वह सभी पर अंकुश रखता है। राजा बहुत शक्तिशाली है, बहुत केंद्रीकृत दृष्टिकोण उसका है, बहुत निरंकुश है, समाज के सभी हिस्सों पर, अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों पर उसका ही नियंत्रण है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे ये जो साम्राज्य है ये केंद्रीकृत साम्राज्य है, केंद्रीकृत साम्राज्य है। यद्यपि हिस्टोरियोग्राफी का यहाँ थोड़ा रोल है, इस बात को लेकर के डिस्प्यूट होता है इतिहासकारों में। आरंभ में तो ये निर्विवाद रूप से माना जाता था कि केंद्रीकृत राज्य है, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं सौराष्ट्र के संदर्भ में, अपरांत प्रदेश के संदर्भ में, कि जहाँ पर लोगों को वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से स्वायत्तता प्राप्त थी। ऐसी बात भी है, लेकिन सामान्य रूप से केंद्रीकृत दृष्टिकोण था। राजा का जो नियंत्रण है वो सभी विभागों में, प्रशासन में तो है ही उसका केंद्रीकृत दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी स्थानों पर, और सभी जगह वह अपने प्रशासन के माध्यम से, अपने गुप्तचरों के माध्यम से नियंत्रण रखता है। ये अपवाद आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि हाल के वर्षों में ऐसी बातें हैं कि वहाँ पर कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता है,
कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया है सौराष्ट्र का क्षेत्र। एक ऐसा साम्राज्य आया है, एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें अशोक के समय में यदि आप देखें तो एक नई अवधारणा आपको मिलेगी, और वो अवधारणा है पितृपरक अवधारणा। यानी सारी प्रजा मेरी संतान है। तो यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो साम्राज्य आया है इसमें लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। यानी राजा जो है वो जनता के लिए कार्य कर रही है, सराय बनवा रही है, कुएं बनवा रहे हैं, वृक्ष लगवा रहे हैं, ऐसे कार्य। और अशोक के समय में इसकी पराकाष्ठा दिखाई देती है। यद्यपि इतिहासकारों के मध्य इस बात को लेकर के डिस्प्यूट होता रहता है कि प्रशासन इतना विस्तृत था, इतना संगठित था, इतना बड़ा था कि अगर आप देखें केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, इतना संगठित प्रशासन था, पुलिस की व्यवस्था, नगरों के लिए अलग प्रशासन। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये लोक कल्याणकारी राज्य नहीं था, ये तो एक पुलिस राज्य था। इस प्रकार के आक्षेप हैं। लेकिन सिविल सेवा में हमको इन दृष्टिकोणों का एक समाहार करना पड़ता है, और जो प्रमुख दृष्टिकोण है उनको वरीयता देते हुए उन बातों को भी हमको लाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप बना सकते हैं कि प्रशासनिक केंद्रीकरण। और ये जो प्रशासनिक केंद्रीकरण है, जब हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कैसे पूरा पिरामिडनुमा व्यवस्था है, कैसे केंद्रीय प्रशासन, कैसे प्रांतीय प्रशासन, कैसे स्थानीय प्रशासन, कैसे राजस्व प्रशासन, कैसे गुप्तचर प्रशासन, कैसे सैनिक प्रशासन, एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। और यह भी आप बता सकते हैं इस प्रशासनिक व्यवस्था में, संगठन में एक नवीन दृष्टिकोण भी दिखाई देता है इस साम्राज्य में। और नवीन दृष्टिकोण ये है कि योग्यता के आधार पर भर्ती हो रही है। ऐसा पहली बार दिखाई पड़ रहा है एंशिएंट इंडिया में। योग्यता के आधार, उपधा परीक्षण, यानी जो अमात्य है, मंत्री हैं, उनका पूरा का पूरा परीक्षण होगा। इस शब्द को आपने पढ़ा होगा, उपधा परीक्षण, ऐसी व्यवस्था है। यानी जो लोग योग्य होंगे वही लोग प्रशासन में शामिल होंगे। एक संक्षिप्त चर्चा हमने किया है कि मगध के उत्कर्ष एवं विकास में मगध महाजनपद कैसे एक साम्राज्य बनता है, और वह जो साम्राज्य आया है वो मोटे तौर से किस प्रकार का है। इसको जब हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन, तो और विस्तार से हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था आपका कि मगध कैसे एक महाजनपद से कैसे साम्राज्य बनता है। सारे बिंदुओं को नोट कर लीजिए और अपनी सरल सहज भाषा में नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम में यहाँ से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपको बड़ी मदद मिलेगी, कोई बात छूटने नहीं पाएगी।